हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कि भारत में विभिन्न भागों में मृदा के अपरदन, कारण, परिणाम और उनके संरक्षण और उसके उपायों के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो मृदा का अपरदन यानी सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, उसका क्या मतलब है। तो पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि मृदा का या मिट्टी का इरोजन या अपरदन किस तरीके से होता है। तो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का जल, वायु या मानव क्रियाओं के कारण ह्रास होना, मतलब खत्म होना या उसका नष्ट होना, भारत के कृषि प्रधान देश के लिए मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे न केवल कृषि उत्पादन प्रभावित होता है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है। भारत में भौगोलिक विविधता वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन के विभिन्न कारण और उसके परिणाम दिखाई देते हैं। अब उनमें मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण होते हैं वो हम समझ लेते हैं ना। तो अगर हम भारत के विभिन्न भागों में मृदा अपरदन के क्या क्या कारण होते हैं, अब हम पहले बात कर लेते हैं उत्तरी भारत की, यानी हिमालयन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख कारण क्या है, भौगोलिक कारण ये होता है कि तेज ढलान, पहाड़ी एरिया है, पानी बरसेगा तो क्या होगा, पहाड़ से तेज गति से पानी जो है वो नीचे की तरफ आएगा और साथ साथ में अपने साथ में वो मिट्टी भी बहा करके लेके आएगा, है ना। तो तेज ढलान, तीव्र वर्षा और भूस्खलन, ठीक है, सबसे प्रमुख कारण ये है। उसके अलावा मानव जनित कारण जो है, जैसे वनों की कटाई, अव्यवस्थित कृषि और सड़कों का निर्माण। इसके अलावा विशेष इसका उदाहरण है इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र है वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा बादल फटने की समस्या उत्पन्न होती है। और बादल फटने की वजह से क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे बारिश होती है और उतनी ही तेज़ी से वहाँ से जो मिट्टी, पहाड़ टूट जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी जो है या खेत हैं वो भी, वहाँ उसकी मिट्टी भी जो है वो बह जाती है। जब आपने देखा हो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो सीढ़ीदार खेती होती तो उनको भी बहुत नुकसान पहुँचता है बादल फटने से, या बहुत उससे भी जो है मतलब भौगोलिक जो है वो उसका स्वरूप चेंज हो जाता है, बदल जाता है और मिट्टी जो है वो उसका भी क्षय होता है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग पश्चिमी भारत की। हमने अभी उत्तरी भारत की बात की जिसमें हम लोगों ने हिमाचल वाला जो हिमालय वाला जो क्षेत्र था उसके तराई के जो क्षेत्र राज्य थे उनके बारे में बात की। अब हम पश्चिमी भारत की बात कर लेते हैं जिसमें राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। तो प्राकृतिक कारण इसके क्या होंगे, सबसे पहले वहाँ पर तेज़ हवाएँ चलती हैं, मरुस्थलीकरण होता है, मरुस्थलीकरण से रेतीली जो हिस्सा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है ना। वर्षा की चूँकि जंगल नहीं है इस वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर पानी भी जो है वो बहुत अधिक कम मात्रा में बरसता है, बहुत अधिक नहीं बरसता। मानव जनित कारण क्या है, तो यहाँ पर अधिक पशु चराई है, तो वो पशुओं को चराई के लिए पेड़ पौधे जो है वो काट डालते हैं, है ना। वनस्पति जो है, नेचुरल जो कांटेदार पेड़ होते हैं, बबूल वगैरह, उसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। जो उसका वनस्पति का आवरण है उसकी वजह से उसमें कमी हो जाती है ना। अब इसके विशेष उदाहरण क्या कर सकते हैं हम लोग, थार का मरुस्थल में बालू का उड़ना और भूमि का बंजर होते जाना। तो इसलिए उपाय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कि वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों की ऐसी रो लगाई जा रही है जिसकी वजह से जो मरुस्थल है उसका बढ़ना रुक सके और उसको हरा भरा कर ऐसे पौधों का वहाँ पर रोपण किया जा रहा है जो कि कम वर्षा में भी पनप सकते हैं और वो एक तरीके से जो है वो रेगिस्तान है उसको बढ़ने से भी रोकते हैं, ठीक है। अब हम पूर्वोत्तर भारत की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे भौगोलिक कारण क्या है मृदा के अपरदन के, तो वहाँ पे तीव्र ढलान और अधिक वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा भी जो है वो दुष्प्रभाव डालती है मिट्टी के ऊपर। अब इसमें मानव जनित क्या कारण है, मानव जनित कारण ये है, इसमें झूम खेती यानी स्थानांतरण कर करके खेती करते हैं और अव्यवस्थित निर्माण होता है। कहीं पर भी घर बना लिए, मतलब कोई सुव्यवस्थित नहीं है कि लेन प्रॉपर हो, आड़े टेढ़े गली कूचे में कैसे भी घर बने हुए होते हैं, तो वो अव्यवस्थित निर्माण भी जो है वो मृदा अपरदन के कारण है। विशेष उदाहरण इसका हम कर सकते हैं नागालैंड, मिजोरम, जहाँ पर उच्च स्तर पर मृदा की क्षति होती है क्योंकि यहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मिजोरम आपको पता ही है, वैसे भी वहाँ पे मोचिन राम करके जो जगह है वहाँ पे जो खासी जयंतिया और गारो जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में ये मोचिन राम पड़ता है मिज़ोरम में, और वहाँ पर सर्वाधिक विश्व की वर्षा जो है वो वाला क्षेत्र पाया जाता है। पहले चेरापूंजी था, अब मोचिन राम है, और वो भी उसी क्षेत्र में पाया जाता है ना। तो वहाँ पे भी
बहुत ज़्यादा वर्षा की वजह से भी यहाँ पर जो है मृदा का अपरदन होता है। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के पठार की, है ना, दक्षिण भारत की, इसको दक्कन का पठार भी कहते हैं या डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं, है ना। अब प्राकृतिक कारण इसके क्या है, वहाँ की भूमि जो है वह कैसी है, पथरीली है, वर्षा जो है अनियमित है, ठीक है। मानव जनित कारण क्या है, वहाँ पर गहन कृषि होती है, सिंचाई की कमी है और जल संरक्षण के उपायों की भी कमी है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में डैम या तालाबों का निर्माण नहीं हुआ है ना। विशेष रूप से अगर हम बात करें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पर मिट्टी की जो उपजाऊ परतें हैं उनका क्षरण हुआ है ना। वो वहाँ मिट्टी की उपजाऊ परतें जो है वो मतलब वो बही हैं या वो उनको नुकसान पहुंचा है। अब मृदा अपरदन के दुष्परिणाम क्या होते हैं, तो कृषि उत्पादकता है उसमें गिरावट आती है, उपजाऊ मिट्टी हटने से फसलें प्रभावित होती हैं, भू पर्यावरणीय असंतुलन, जैव विविधता को खतरा उत्पन्न होता है और जलवायु परिवर्तन में भी इसका योगदान होता है ना। बाढ़ और सूखे की संभावना बढ़ना, जिससे जल धारण करने की क्षमता घट जाती है और अधिक बाढ़ और अधिक सूखा वहाँ पे उस क्षेत्र में आता है ना। जल स्रोतों का में गाद भरना, तो कई बार मिट्टी, झीलें और बांध में जो है वो उसमें मिट्टी भर जाती है, जिसकी वजह से उसकी क्षमता जो है वो घट जाती है, मतलब उथला हो जाता है वो, मतलब जितना गहरा किया था धीरे धीरे उसमें गाद भरती जाती है तो क्या हो जाता है वो उथला हो जाता है, पानी भरने की, ग्रहण करने की, संग्रहण की क्षमता जो है उसकी कम घट जाती है। अब ग्रामीण जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, किसानों की आय में गिरावट और प्रवास की समस्या। तो अब आय में गिरावट होगी तो क्या होगा, काम जो किसान हैं वो दूसरे काम ढूंढेंगे, जो घरेलू मजदूरी करेंगे या पलायन करेंगे अपने खेतों को छोड़ करके, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, आय में गिरावट की वजह से क्या होगा, उनके प्रवास की समस्या हो जाती है और वो कहीं और बड़े शहरों की ओर पलायन कर देते हैं नौकरी या काम करने की तलाश में, है ना। अब मृदा संरक्षण के उपाय क्या हैं, कंटूर हल चलाना, है ना। अब कंटूर हल चलाना ये क्या है, ये ढलानों पर समान स्तर पर हल चलाने से पानी का बहाव जो है वो धीमा होता है और मिट्टी रुकती है, ठीक है। इसके अलावा सोपान कृषि किसको कहा जाता है, जिससे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर सीढ़ीनुमा क्षेत्र बना करके मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। तो क्या होगा, पहाड़ी से जब भी पानी आएगा तो वो क्या होगा, उसका जमाव जो है वो नीचे सीढ़ीनुमा खेतों में हो जाएगा, जिस पे थोड़ी थोड़ी पाल भी रहती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है उसका क्षरण रोका जा सकता है, ठीक है। वृक्षारोपण और पुनः वनीकरण, अब वे पेड़ जो है वो मिट्टी को बांधते हैं और जल बहाव को भी नियंत्रित करते हैं। तो अगर हम पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, उससे मिट्टी का कटाव रुकेगा, जड़ें जो हैं पेड़ की वो मिट्टी को बांध करके रखती हैं। इसके अलावा कृषि तकनीक में सुधार, फसल चक्र, मिश्रित खेती और जैविक खादों का उपयोग करके भी जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जा सकता है। नदियों के तटों पर वृक्षारोपण, है ना। नदियों के किनारे पेड़ लगाने से बाढ़ और गाद जो है उसका भराव को वो कम करते हैं। झूम खेती पर जो है वो नियंत्रण करना, पूर्वोत्तर राज्य में स्थायी कृषि को बढ़ावा देना आवश्यक है। झूम खेती के बारे में मैं आपको शॉर्ट्स बना करके बताऊंगी, झूम खेती किसे कहते हैं। तो झूम खेती जो है वो एक प्रकार की ऐसी खेती है जहाँ पर किसान जो है जंगल काट करके वहाँ पर खेती योग्य ज़मीन बनाता है, वहाँ पर खेती करता है और नेक्स्ट जब भी अगले साल जो है फिर वो स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान के जंगल काटता है और वहाँ पर खेती करता है। तो इस तरीके की खेती जिसमें बार बार स्थान परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, झूम खेती कहा जाता है, ठीक है। अब गांव में जागरूकता के अभियान चलाने ज़रूरी हैं, है ना। किसानों को मृदा संरक्षण के लाभ और उसका प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है। कई बार आपने देखा होगा किसान जो है पराली जला देते हैं ना, पराली जलाना नहीं चाहिए बल्कि उसको निकाल करके मतलब नष्ट करके, और कैसे नष्ट किया जाना चाहिए, उसको खोद करके निकाल लीजिए जड़ों को, उसके बाद उसके ऊपर पानी डाल दीजिए और उसको ढक करके रख दीजिए, तो धीरे धीरे उसमें जैविक क्रिया हो जाएगी और वो अपने आप खाद में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ के किसान क्या करते हैं, तुरंत उनको निदान चाहिए होता है, वो जो गेहूँ काटने के बाद जो उसके जो डूठ बचते हैं उनको वो आग लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मृदा को जो उपजाऊ तत्व मिलने थे उनके विघटन से वो उनको नहीं मिल पाते हैं, और इस तरीके से जो है पर्यावरण को भी धुआं फैलता है, प्रदूषण होता है, कई लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, और कई जगह मतलब और मिट्टी को भी के लिए भी वो उपजाऊ नहीं है ना। राख सिर्फ वहाँ पे मिलती है, कई बार आग जलाने से जो
उपयोगी जो केंचुए हैं या और जीव जंतु हैं जो मिट्टी में अंदर प्रतिक्रिया करते हैं और मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, वो भी मर जाते हैं उसमें। तो इस तरीके से किसानों को इसके जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में भी बताना चाहिए, ठीक है। अब भारत में मृदा अपरदन एक बहुआयामी समस्या है जो कृषि, पर्यावरण को, समाज और सभी को, पर्यावरण को भी प्रभावित करती है और समाज को भी प्रभावित करती है। इसके समाधान हेतु हमें प्राकृतिक और वैज्ञानिक उपायों को अपनाना होगा। सरकार, समाज और नागरिकों के सम्मिलित प्रयासों से ही मृदा को बचाया जा सकता है ना। यदि समय रहते उचित कदम उठाए जाएंगे तो भविष्य में खाद्यान्न संकट और पारिस्थितिक संकटों में भी असंतुलन की जो गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है उससे बचा जा सकता है ना। मृदा संरक्षण जो है वो जीव संरक्षण है और यही मूल मंत्र है। कई बार आपने देखा होगा पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं तो लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, कितना कचरा हो रहा है, कितना कचरा, जबकि वो मिट्टी, नई मिट्टी बनने की प्रक्रिया है। कभी भी पेड़ों से गिरी हुई पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, वो नई मिट्टी का निर्माण करते हैं, वो सूखी हुई पत्तियां, है ना। तो इससे भी बचना चाहिए, इससे भी मृदा संरक्षण हो सकता है, और होता ही है ना। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। मृदा अपरदन किसे कहते हैं और इसके उपाय क्या हैं, इसको बचाया कैसे जा सकता है और किन किन क्षेत्रों में मृदा जो है वो किस प्रकार से जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो उम्मीद है अगर आपको ये प्रश्न और उसका उत्तर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, साथ साथ में सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।